गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाउ अपनी फर्स्ट सोल कोर में दैनथियन की जगह सी स्पिरिट में फ्यूज करता है, जिससे आगे यू हाउ को सेकंड सोल कोर में दिक्कत ना आए। जिसके बाद मास्टर्स वन यू हाउ की अचीवमेंट से खुश होकर सभी को एक सोल इंजीनियर लीजन बनने का ऑर्डर देते हैं। एक महीने बाद तांग वुतोंग यू हाउ से मिलने जाती है। तभी यू हाउ अपनी मेडिटेशन से उठता है, जिसके बाद यू हाउ तांग सेक्ट आता है, जहाँ सोल इंजीनियर लीजन बनने का काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था। वहाँ आते ही बीबी यू हाउ को सोल इंजीनियर लीजन के बारे में बताती है, जिसमें पता चलता है कि 3 सोल इंजीनियर लीजन बनाए जाएंगे। जिसके बाद एक एक करके तीनों सोल इंजीनियर लीजन के बारे में बताना शुरू होता है। जिसके बाद एक एक करके तीनों सोल इंजीनियर लीजन के बारे में बताना शुरू होता है। पहला सोल लीजन तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन है, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा एडवांस सोल टूल और पावरफुल होगा। इस सोल इंजीनियर लीजन के अंदर 200 लोग 10 टाइटल डॉलो हैं। दूसरा सोल इंजीनियर लीजन है हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन, जिसके अंदर तांग सेक्ट के सबसे एडवांस 300 ह्यूज डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स है। और तीसरे लीजन का नाम टुरिट सोल इंजीनियर लीजन है, जिसके अंदर 1500 सोल मास्टर्स और उनके पास ऑल टेरन मोबाइल टूरिट्स सोल टूल होगा। टुरिट सोल इंजीनियर लीजन है, जिसके अंदर 1500 सोल मास्टर्स और सबके पास होगा एक तरह का सोल टूल, जिसका नाम है ऑल टेरन मोबाइल टूरिट्स। ये सब सुनने के बाद यू हाउ इन सभी सोल टूल्स के इक्विपमेंट के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ नान क्यू आकर यू हाउ को ड्रैगन सिटी ले जाती है, जिसका अर्थ ड्रैगन सेक्ट में एक हिडन जगह है, जहाँ ऐसे बहुत से रॉ मटेरियल्स हैं। लेकिन ड्रैगन सिटी अब सन मून एम्पायर के अंदर चली गई है, लेकिन अर्थ ड्रैगन सेक्ट तांग सेक्ट के साथ है, इसलिए इन रॉ मटेरियल्स पर तांग सेक्ट का पूरा हक है। ड्रैगन सिटी में यू हाउ देखता है कि सन मून एम्पायर लोगों को बहुत ही कम और मुफ्त में सर्दी से बचने का सामान बेच रहा है। असल में ये एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, जिससे इन्वेडर्स पहले लोगों को खुश करते हैं और फिर अपना राज जमाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए नान क्यू क्यू के ऊपर माउंटेन पाइथन सेक्ट के 2 पाइथन अटैक कर देते हैं, जिसमें यू हाउ नान क्यू की लड़ाई में मदद तो नहीं करता, लेकिन गाइड करके नान क्यू को उस फाइट पे जिता देते हैं। जिसके बाद यू हाउ नान क्यू को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ बहुत से लोगों की बॉडीज जमीन पर बिखरी हुई है। ये देखकर नान क्यू बहुत हैरान हो जाती है और समझ आती है कि क्यों यू हाउ उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि जब नान क्यू 2 पाइथन से लड़ रही थी, तभी यू हाउ अकेले माउंटेन पाइथन सेक्ट के इन सभी लोगों से फाइट कर रहा था। जिसके बाद इसी हैरानी से नान क्यू यू हाउ से उसका सोल पावर लेवल पूछती है। यू हाउ बताता है कि वो अभी 76 पर है, जिसे सुनते ही नान क्यू शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी स्पिरिट फाइटिंग टूर्नामेंट के समय यू हाउ बस एक 5 सोल रैंक का था। जिसके बाद नान क्यू यू हाउ से उसकी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन का राज पूछती है, लेकिन यू हाउ इस बात को कुछ लगे एनकाउंटर्स बोलकर टाल देता है। जिसके बाद नान क्यू उसकी स्किल्स की तारीफ करती है। फिर दोनों और आगे निकल पड़ते हैं। जिसके बाद यू हाउ और नान क्यू एक लेक के पास पहुँचते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत ठंड है। लेक के पास आते ही नान क्यू यू हाउ को बताती है कि इस ठंडे मौसम में बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं और इस लेक के अंदर नीचे एक गुफा है, जहाँ पर रेयर मेटल्स मिलते हैं। दोनों आकर लेक के ऊपर वहाँ ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यू हाउ को भी वहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि लेक के नीचे से कुछ तो उसे अपनी ओर बुला रहा है। नान क्यू यू हाउ को लेक के अंदर गुफा में जाने के लिए कहती है और खुद बाहर पहरा देने के लिए रुक जाती है। साथ ही नान क्यू यू हाउ की फिक्र करते हुए उससे कहती है कि बेशक तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस है, लेकिन तुम खुद पर ज्यादा जोर मत डालना और किसी भी वक्त अगर तुमसे ठंड बर्दाश्त ना हो तो तुम तुरंत ही बाहर निकल आना। जिसके बाद यू हाउ तुरंत ही लेक के अंदर जंप कर देता है। लेक बहुत ही गहरी है। यू हाउ उसके अंदर स्विम करके आगे की तरफ बढ़ रहा है कि तभी यू हाउ को नान क्यू की कही एक बात याद आती है, जिसमें नान क्यू ने उसे बताया था कि बहुत पहले एक आदमी ने नीचे से एक छोटा सा कोर निकाला था, लेकिन उस कोर के अंदर बहुत ज्यादा रिच आइस एट्रीब्यूट आ रहा था। वहीं उस कोर की अपनी मेटलिक प्रॉपर्टीज भी थी, इसलिए पुराने लोगों के अनुसार इस गुफा के अंदर एक बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज मौजूद है, जो कि रेयर किस्म के आइस एट्रीब्यूट मेटल से बनी है। जिसको लेकर यू हाउ सोचता है कि ये रेयर मेटल्स ही अब उसे एक सोल डॉलर बनने में मदद कर सकता है। वहीं लेक के अंदर एक जगह यू हाउ को प्योर आइस एट्रीब्यूट हेवन एंड अर्थ की एनर्जी फील होती है। यू हाउ सोचता है कि यहाँ जरूर ही कोई खजाना है, लेकिन यू हाउ वहाँ नहीं रुकता, क्योंकि अभी यू हाउ के लिए सबसे जरूरी है मिनरल वेन तक पहुँचना। लेक का टेम्परेचर गिरते ही जा रहा है। यू हाउ अपने आइस एम्प्रेस की प्रोटेक्शन को यूज करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद फाइनली यू हाउ गुफा की गेट तक पहुँच जाता है। तुरंत ही यू हाउ अपनी हेवनली आइस का इस्तेमाल करके उस
उस गेट को अनलॉक करना शुरू कर देता है। इसी के साथ अपनी नॉलेज और स्किल्स का यूज करके यू हाउ एक ही बार में गुफा के गेट को तोड़ देता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वहीं बाहर खड़ी नैनक्यू बहुत खुश है क्योंकि इस काम के लिए यू हाउ ही सबसे सही कैंडिडेट था। यू हाउ ही वो इंसान है जो अर्थ ड्रैगन सेड को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिला सकता है। वहीं अंदर पहुंचते ही यू हाउ ये देखकर हैरान हो जाता है कि लेक का पानी गुफा के बाहर ही ब्लॉक हो गया है और अंदर बिल्कुल सूखा है, लेकिन ठंड अभी भी बहुत ज्यादा है। यू हाउ गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगता है। वो हैरान है कि उसके पास अल्टीमेट आइस है, फिर भी उसे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। वहीं अंदर आते ही यू हाउ रुक जाता है और उसके सोल स्पिरिट्स बाहर आ जाते हैं। ट्यांग मैग, बिंग बिंग, बाजी और स्नो लेडी सभी बाहर आते ही अपने आसपास इतने रेयर आइस एट्रीब्यूट के मेटल्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं बिंग बिंग बताती है कि ये आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स है जो कि 10,000 साल मिस्टिक आइस केव से बनते हैं। वहीं इस गुफा में बहुत सारे आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स है, जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है कि यहाँ जरूर ही 10,000 साल मिस्टिक आइस केव है और जो भी आइस एट्रीब्यूट के सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट है उनके लिए ये गुफा किसी खजाने से कम नहीं। जिसके बाद यू हाउ बिंग बिंग आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स के बारे में और पूछता है। बिंग बिंग बताती है कि 10,000 साल मिस्टिक आइस एसेंस के बाय प्रोडक्ट्स है। मिस्टिक आइस एसेंस एक आइस एट्रीब्यूट हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को बाहर की तरफ रेडिएट करते हैं जो कि आसपास के मेटल कोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। इन कोर्स की अपनी प्रॉपर्टी बदल जाती है और ये बन जाते हैं आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल है, सबसे सख्त फिर भी लचीले। वहीं दूसरी तरफ ट्यान मैंग एक आइस बाउंड क्रिस्टल से गले मिलने लगता है। तभी उस क्रिस्टल में कुछ हलचल होती है और एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी इस गुफा में मौजूद सभी रेयर मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके डिवाइन बीस्ट का रूप ले लेती है, जिसका नाम जीरो रियलम जाइंट स्पिरिट है जो कि आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स को ही खाता है। ये बहुत भयंकर और डरावना दिख रहा है, जिसे देखते ही यू हाउ और उसके स्पिरिट सोल्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये देखकर भी यू हाउ हार नहीं मानता है। जिसके बाद जीरो रियलम जाइंट स्पिरिट और यू हाउ के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे निकलती हुई एनर्जी से बड़े एक्सप्लोजन्स भी हो रहे हैं। लेकिन यू हाउ हैरान है क्योंकि उसका एक भी अटैक जीरो रियलम जाइंट स्पिरिट के ऊपर काम नहीं आ रहा है। उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। वहीं जीरो रियलम जाइंट स्पिरिट यू हाउ के पीछे लगातार पड़ा हुआ है। तभी बिंग बिंग यू हाउ को बताती है कि अपनी अल्टीमेट आइस को डार्क गोल्ड टेरोक्लॉस के साथ इन्फ्यूज करके इस्तेमाल करो। यू हाउ इस एडवाइस को पूरी तरह से फॉलो करता है। जिसके बाद वाकई यू हाउ के अटैक से जीरो रियलम जाइंट स्पिरिट्स की बॉडी पार्ट्स में बिखरने लगती है। लेकिन बिंग बिंग अभी भी यू हाउ को ना रुकने के लिए कहती है क्योंकि ये डिवाइन क्रिस्टल्स है और इन्हें डिवाइन यूं ही नहीं कहा जाता है। डिवाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर दोबारा जुड़ने की शक्ति है। तभी हम देखते हैं कि बिखरे हुए क्रिस्टल्स वापस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी बिंग बिंग यू हाउ को एडवाइस करती है कि तुम्हें इसकी कोर एनर्जी को सप्रेस करना चाहिए। जिसके बाद यू हाउ अपने स्पिरिट सोल से कहता है कि हम सभी को साथ मिलकर अटैक करना चाहिए और अपनी अल्टीमेट आइस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुरंत ही ट्यान मैंग और बाजी मिलकर जाइंट स्पिरिट पर ऑक्टागोनल ओमनी डायरेक्शनल स्पाइक अटैक को परफॉर्म करते हैं। वही बिंग बिंग अपना आइस एम्प्रेस रात का इस्तेमाल करती है और स्नो लेडी और यू हाउ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करने की कोशिश करते हैं। सभी की एनर्जीज मिलकर इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करती हैं कि जाइंट स्पिरिट की कोर एनर्जी पूरी तरह सप्रेस होने लगती है। उसकी बॉडी में से लाइट्स रेडिएट होती हैं और इसी के साथ एक बड़ा एक्सप्लोजन भी हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद फाइनली अब सब शांत हो जाता है। यू हाउ अब बिना समय गवाए सभी रेयर मटेरियल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस से टैंक सिक के बनाए हुए सोल टूल्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं धीरे धीरे करके आइस बाउंड डिवाइन क्रिस्टल्स का एक बड़ा सा ढेर बन जाता है। ये इतना बड़ा ढेर है कि इसे टैंक सिक के सोल टूल्स को बनने के लिए रॉ मटेरियल्स की पूर्ति आसानी से पूरी की जा सकती है, जिसे यू हाउ सभी को अपने पास रख लेता है। तभी ट्यान मैंग यू हाउ को 10,000 साल मिस्टिक आइस एसेंस का याद दिलाता है कि हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि असली खजाना वही है। जिसके बाद सभी लोग मिस्टिक आइस एसेंस के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते यू हाउ को बहुत ज्यादा कोल्ड महसूस होती है क्योंकि यहाँ पर आइस एलिमेंट बहुत ज्यादा है जो कि यू हाउ की बॉडी के लिए अब एब्सॉर्ब कर पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं ट्यान मैंग यू हाउ को बताता है कि मिस्टिक आइस एसेंस के पास हेवन एंड अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा है और अब आगे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 पहुंचने वाला है, इसलिए यू हाउ को अब अपना ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद यू हाउ मिस्टिक आइस एसेंस की कीव तक पहुंचते हैं और उसमें जंप कर देते हैं। जिसके बाद यू हाउ और सभी लोग पहुंच जाते हैं 10,000 साल मिस्टिक आइस एसेंस के पास। ये जगह देखने में बड़ी ही सुंदर है।
यहाँ बहुत से आइस स्टिक्स हवा में लटकी हुई हैं और आइस इतनी ज्यादा है कि किसी की भी सोल को फ्रीज कर दे, जिसके लिए यू हाउ अपनी पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल करके सब साफ करता है। सभी लोग इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। वहीं बिंग बिंग आगे आकर एक बड़ी आइस स्टिक के पास आकर सभी को बताती है कि ये है 10,000 साल मिस्टिक आइस एसेंस। लेकिन जैसे ही यू हाउ मिस्टिक आइस एसेंस को टच करने की कोशिश करता है, एक फोर्स आकर उसके हाथ को पीछे कर देता है। ये देखकर यू हाउ कंफ्यूज हो जाता है कि वो इस मिस्टिक आइस एसेंस के आइस एट्रीब्यूट हेवन एंड अर्थ एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जिस पर बिंग बिंग यू हाउ को बताती है कि क्योंकि ये जगह बहुत ही छोटी है, इसलिए यहाँ की सारी एनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठी है और यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही लो है। यहाँ का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से बस 5 डिग्री ही दूर है, जो कि यू हाउ के अल्टीमेट आइस से भी बहुत कम है, जिसकी वजह से तुम इसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ स्नो लेडी और बाजी इस जगह का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी यू हाउ बिंग बिंग से पूछता है कि क्या अल्टीमेट आइस एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, जिस पर बिंग बिंग कहती है कि 150 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर अल्टीमेट आइस रियलम के अंदर आते हैं, लेकिन अभी भी एब्सोल्यूट जीरो और इनके बीच गैप है। एब्सोल्यूट जीरो थियोरेटिकली सबसे लो टेम्परेचर होता है जहाँ सिर्फ गॉड रियलम ही पहुँच सकते हैं। तभी बिंग बिंग आगे कहती है कि टियानमेंग, स्नो लेडी, बाजी और वो खुद पहले 10,000 साल मिस्टिक आइस एसेंस को एब्सॉर्ब करेंगे, जिससे इसकी कोल्ड एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर यू हाउ से एब्सॉर्ब कर पाएगा। ये सुनते ही टियानमेंग, स्नो लेडी और बाजी तुरंत ही आगे बढ़कर एब्सॉर्ब करने के लिए चल देते हैं। लेकिन बिंग बिंग तभी बीच में आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि सबसे पहले वो खुद मिस्टिक आइस एसेंस की हाफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी। ये सुनते ही टियानमेंग बड़ा ही शॉक हो जाता है और तुरंत ही बिंग बिंग पर इल्जाम लगाने लगता है कि बिंग बिंग मिस्टिक आइस एसेंस का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल बॉडी को वापस से बनाना चाहती है। टियानमेंग अब अपना मेलोड्रामा शुरू कर देता है कि बिंग बिंग अब खुद को यू हाउ से अलग करना चाहती है, जिसे सुनते ही बिंग बिंग अपनी सफाई में सभी को बताती है कि क्योंकि यू हाउ के स्पिरिट सोल्स में सिर्फ उसी के पास अल्टीमेट आइस है और वो इसी के साथ यू हाउ की मार्शल सोल भी है, जिसकी वजह से बिंग बिंग आइस एट्रीब्यूट हेवन एंड अर्थ को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकती है, जिसके बाद वो इस एनर्जी को सोर्स पावर में बदलकर टेम्परेरीली स्टोर करके रख सकती है। और जब कभी भी यू हाउ अपनी सेकंड सोल कोर फोर्स को कंडेंस करेगा, बिंग बिंग हेवन एंड अर्थ एनर्जी को उसकी बॉडी में इन्फ्यूज करके उसकी मदद कर सकती है। नॉर्मली सोल मास्टर्स अपनी सोल को टाइटल डॉलो स्टेज पर कंडेंस करते हैं, लेकिन यू हाउ की मदद से टियानमेंग ने सोल सेज स्टेज पर ही अपनी पहली सोल कोर कंडेंस कर ली है, जिसका मतलब अब टियानमेंग के लिए सेकंड सोल कोर कंडेंस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन जब समय आएगा, बिंग बिंग अपनी आइस एट्रीब्यूट एनर्जी को उसमें इन्फ्यूज करके सेकंड सोल कोर कंडेंस होने के चांसेस को भी बढ़ा देगी। ये सब सुनने के बाद टियानमेंग बिंग बिंग के आगे पीछे उससे सॉरी मांगना शुरू कर देता है। उस पर शक करने के लिए बिंग बिंग उसे बताती है कि हेवन डॉग के वैली ऑफ लव उसने प्रॉमिस किया था कि बिंग बिंग अब तुम्हारे साथ होगी और यू हाउ को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहते ही बिंग बिंग गुस्से से लाल हो जाती है। ये देखकर टियानमेंग वहाँ से भागने ही लगता है, लेकिन बिंग बिंग उसे अभी के लिए छोड़ देती है क्योंकि अभी इससे भी जरूरी काम है। जिसके बाद अब बिंग बिंग यू हाउ से कहती है कि अब हम सब जाकर पहले मिस्टिक आइस एसेंस को एब्सॉर्ब करेंगे। साथ ही यू हाउ को बताती है कि तुम्हें बहुत ही छोटा पोर्शन एब्सॉर्ब करना है क्योंकि मिस्टिक आइस एसेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने इसे ज्यादा एब्सॉर्ब किया तो तुम भी टियानमेंग की तरह 1000 और 10,000 साल की डीप स्लीप में जा सकते हो, जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। यू हाउ बिंग बिंग की बातों से पूरी तरह से सहमत हो जाता है, जिसके बाद बिंग बिंग जाकर मिस्टिक आइस एसेंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है और उसकी 9 आइस स्टिक्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद टियानमेंग जाता है जो कि 3 आइस स्टिक्स को ही एब्सॉर्ब कर पाता है। फिर बाजी जाता है जो कि 6 आइस स्टिक्स को एब्सॉर्ब करता है और फिर फाइनली बारी आती है स्नो लेडी की। यू हाउ ये देखकर हैरान हो जाता है कि स्नो लेडी की एब्सॉर्प्शन स्पीड आइस एम्प्रेस बिंग बिंग की स्पीड से ज्यादा है। स्नो लेडी ने सबसे ज्यादा 39 स्टिक्स को एब्सॉर्ब कर लिया। वही एब्सॉर्ब करते करते स्नो लेडी की याददाश्त वापस आने लगती है। उसे याद आने लगता है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। वहीं उसकी बॉडी भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर पहले जैसी बन जाती है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकलती हैं, जिनमें खड़ा हो पाना यू हाउ, टियानमेंग और बिंग बिंग तीनों के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा था। स्नो लेडी अब बदलकर स्नो एम्प्रेस बन गई है। स्नो एम्प्रेस अब यू हाउ के पास आकर यू हाउ को उसका अभी तक ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहती है। साथ ही यू हाउ को पापा कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर यू हाउ बहुत झिझक जाता है और उसे पापा कहने से मना करने लगता है।
यू हाउ स्नो एम्प्रेस को बताता है कि जब तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ था तुम्हें पुराना कुछ भी याद नहीं था। जिस पर स्नो एम्प्रेस कहती है कि जब उसका दूसरा जन्म हुआ तब वो पहले वाली आइस स्काई स्नो लेडी नहीं थी, वो एक बिल्कुल नए बच्चे जैसी थी। और क्योंकि अब यू हाउ और वो ब्लड से कनेक्टेड है, इसलिए स्नो एम्प्रेस यू हाउ को अपना पापा बुला रही है, जो कि स्नो एम्प्रेस की नजर में बिल्कुल सही है। साथ ही स्नो एम्प्रेस कहती है कि वो यू हाउ का ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएगी, लेकिन वो हमेशा यू हाउ के साथ रहेगी और जीवन में आने वाले हर छोटी बड़ी समस्या से लड़ने में यू हाउ का उसके आखिरी दम तक उसका साथ देगी। ये देखकर बिंग बिंग बहुत ही हैरान हो जाती है। स्नो एम्प्रेस बिंग बिंग को भी थैंक यू कहती है, जिसके बाद स्नो एम्प्रेस यू हाउ को सजेस्ट करती है कि जब यू हाउ 8 रिंग लेवल पर पहुंच जाए तो एक बार एक्सट्रीम नॉर्थ घूमने जरूर जाए, क्योंकि वहाँ पर एक जगह है जो यू हाउ के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सही रहेगी। ऐसा कहते ही स्नो एम्प्रेस यू हाउ की बॉडी पर हाथ रखती है और दीदियान को धमकी देती है कि तुम होंगे बीस्ट गॉड, सब तुमसे डरते हैं, लेकिन स्नो एम्प्रेस नहीं। ये देखकर यू हाउ बहुत अमेज्ड फील करता है। यू हाउ सोचता है कि स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 हेवनली किंग की लीडर है, द स्नो एम्प्रेस, द आइस स्काई स्नो लेडी। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। हम आपसे जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।